चलिए आज उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई एक तनाव भरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने भाईचारे की बात की और बदले में उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हमारे समाज पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। ये सवाल आप कह सकते हैं इस पूरे मामले की नींव है। स्रोत हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आतंक का मतलब क्या सिर्फ बंदूक उठाना है, या फिर समाज में डर और खौफ का माहौल बनाना भी एक तरह का आतंक ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी का केंद्र है दीपक कुमार, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द के लिए मोहम्मद दीपक नाम अपनाया था। हुआ यूं कि जब दीपक ने एक बुजुर्ग दुकानदार का बचाव किया तो मामला एकदम से बिगड़ गया। उन्हें सरेआम जान से मारने की धमकियां दी गईं। इतना ही नहीं, उनके घर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और एक नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि ये भीड़ कौन थी। चलिए देखते हैं कि स्रोत इसमें शामिल समूहों को कैसे देखता है। स्रोत के मुताबिक इनकी पहचान बजरंग दल और दूसरे संगठनों के तौर पर की गई है। स्रोत यहाँ एक बहुत सीधा और कह सकते हैं तीखा सवाल खड़ा करता है। वो पूछता है कि जब कोई भीड़ सड़क पर काट देंगे या मार देंगे जैसे नारे लगाती है, तो उस भीड़ में और एक आतंकवादी में क्या फर्क है। स्रोत का तर्क है कि दोनों का मकसद तो एक ही है, समाज में दहशत फैलाना। तो मामला सिर्फ भीड़ तक ही सीमित नहीं है। अब विश्लेषण का रुख मुड़ता है अधिकारियों की तरफ। स्रोत ये सवाल करता है कि जब ये सब हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था, उनकी भूमिका क्या थी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जिले के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी का। वो जिले में कानून व्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। स्रोत उनसे सीधे पूछता है, सर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें धमकाने वालों के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, फिर भी एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज की गई है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। स्रोत यहाँ एक तरह से तुलना कर रहा है। वो कहता है कि आमतौर पर छोटे मोटे मामलों में तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ वीडियो सबूत होने के बावजूद ऐसी ढिलाई क्यों। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत का इशारा है। अब बात आती है उस अधिकारी की जो मौके पर मौजूद था, यानी स्थानीय थाने के एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। कहा जा रहा है कि जब ये सब हंगामा हो रहा था वो वहीं पर थे। और सवाल यह है कि अगर वो वहां थे, उनकी आंखों के सामने हाईवे जाम हुआ, उनकी मौजूदगी में धमकियां दी गईं, तो पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। गैर कानूनी भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग या गिरफ्तारी जैसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। स्रोत के हिसाब से इस चुप्पी का मतलब साफ था। जब कानून के रखवाले ही चुप हो गए तो वहां कानून का नहीं बल्कि भीड़ का राज चलने लगा। एक तरह से कंट्रोल अधिकारियों के हाथ से फिसलकर भीड़ के हाथ में चला गया। मामला अब सिर्फ जिला पुलिस तक नहीं बल्कि राज्य के सबसे बड़े सियासी ओहदे यानी मुख्यमंत्री तक जाता है। यहां स्रोत एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है। वो कहता है कि मुख्यमंत्री लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर तो काफी सख्त दिखते हैं, लेकिन जब नफरत फैलाने का ऐसा मामला सामने आया जिसे स्रोत हेट जिहाद कह रहा है, तो वो चुप क्यों है। मतलब साफ है, स्रोत का तर्क है कि अगर दीपक कुमार को कुछ भी होता है तो इसकी आखिरी जिम्मेदारी राज्य के मुखिया यानी सरकार की होगी। और आखिर में सवाल पहुंचता है राज्य पुलिस के सबसे बड़े मुखिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी तक। पूरे राज्य की पुलिसिंग उन्हीं के अंडर आती है। यहां स्रोत सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही साफ आदेश का जिक्र करता है। आदेश यह है कि हेट स्पीच यानी नफरती भाषण पर पुलिस को शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और फिर यह बहुत ही तीखा सवाल पूछा गया है कि उत्तराखंड पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है, क्या किसी की लाश गिरने का। तो अधिकारियों से सवाल के बाद अब जरा कानूनी पहलू को देखते हैं। स्रोत का मानना है कि इस मामले में कई कानूनों का साफ साफ उल्लंघन हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये टेबल असल में पूरे मामले की कानूनी तस्वीर को साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और यूएपीए जैसे सख्त कानून हैं जो जान से मारने की धमकी देने, समाज में नफरत फैलाने और आतंक पैदा करने जैसे कामों पर रोक लगाते हैं। और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जहां स्रोत के मुताबिक इन कानूनों को लागू ही नहीं किया गया। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक मांग पर आकर रुकता है। स्रोत के मुताबिक अब ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान दीपक कुमार की सुरक्षा की नहीं है, ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी हो चुकी है। और मांग बहुत सीधी और साफ है। ये लड़ाई अब नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले हर नागरिक की है। और मांग ये है
कि वीडियो में जो भी लोग धमकी देते हुए दिख रहे हैं, उन सब के खिलाफ नाम लेकर एफआईआर दर्ज की जाए, न कि अज्ञात लोगों के खिलाफ। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। सोशल मीडिया के इस जमाने में जब ऑनलाइन कही गई कोई बात पल भर में सड़क पर हिंसा और धमकी में बदल सकती है, तो आखिर वो लकीर खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? ये लगाम कौन कसेगा?